हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। जो भी चैनल पर नया आया है या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कमेंट्स के रूप में एक प्रतिक्रिया करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। नरेश जी ने अपनी प्रमोशन की खुशी में ऑफिस के सब लोगों को लंच पार्टी में बुलाया था। वहां से लौटते हुए एकाएक धीरज को एहसास हुआ कि श्वेता का मूड खराब है। तो वह उससे बोला, तुमने क्यों मुंह सुजाया हुआ है? क्या पार्टी में किसी से कुछ कहा सुनी हो गई? श्वेता ने भरे तरीके से कहा, नहीं, पार्टी के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु वह परेशान थी। श्वेता की आदत है कि वह हमेशा ही अपने मन की बात पहले तो दबा कर रखती है, फिर कुछ देर बाद अपने आप ही सब कुछ बता देती है। धीरज ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। घर पहुंचने पर ड्राइंग रूम में नीरज ने श्वेता को बाहों में भरने की कोशिश की तो उसने धीरज का हाथ झटक दिया। फिर नाराजगी जताते हुए बोली, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? ऑफिस वाली परकटी नीरजा के साथ आजकल तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? धीरज समझ गया और वह बोला, ओहो, तो पार्टी में किसी ने नीरजा को लेकर तुम्हारे कान भरे हैं। मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। श्वेता शेरनी की तरह गुर्रा कर बोली, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। धीरज बोला, तो फिर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि हम दोनों सहयोगी हैं, होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं और हमारे बीच इश्क जैसा कुछ नहीं है। यह कहते हुए धीरज मुस्कुरा भी रहा था तो श्वेता और भी अधिक चिढ़ गई। वह बोली, आज मैं तुम्हारी किसी झूठी बात का विश्वास नहीं करूंगी। हंसना बंद करके मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। वह जिस फ्लैट में रहती है, आप उसमें उससे मिलने वहां जाते रहते हो। कभी कभी होटल में उसके साथ खाना खाने भी जाते हो। वह शराब भी पीती है ना? धीरज बोला, हाँ, बहुत बार गया हूँ उसके साथ होटल में खाना खाने, और वह अक्सर वाइन पीती है। श्वेता बोली, अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि शराब पीने वाली, होटलों में तुम्हारे साथ घूमने वाली उस चालू औरत के साथ तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा। धीरज फिर से मजाक करते हुए बोला, तुम्हें विश्वास करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। श्वेता खिंच गई और बोली, भाड़ में जाए पति परमेश्वर। देखो, या तो इसी वक्त मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि ऑफिस के अलावा उस चुड़ैल से कहीं नहीं मिलोगे, या फिर मुझे इसी वक्त मायके छोड़ाओ। धीरज थोड़ा गंभीर होकर बोला, देखो श्वेता, अपनी जुबान से किसी के लिए अपशब्द मत बोलो। श्वेता बोली, तुम्हारी प्रेमिका को मैंने चुड़ैल कहा तो तुम्हें बुरा लगा? तुम उससे मिलना छोड़ दो, मैं उसके लिए अपशब्द बोलना छोड़ दूंगी। अब धीरज थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, देखो, तुम तो ऐसे जता रही हो जैसे मुझ पर विश्वास ही नहीं। उसने अपना चेहरा लटका लिया। उसके दिल को गहरा धक्का लगा। श्वेता फिर से गंभीर स्वर में बोली, देखो, इमोशनली ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उस चुड़ैल से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करने ही होंगे। ऑफिस के अलावा तुम्हें उससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। धीरज बोला, तुम बेकार की बातें करना बंद करो। मेरा सीधा सीधा जवाब सुनो। मैं तुम्हारे दबाव में आकर उससे मिलना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। जब मैं गलत हूं ही नहीं तो फिर अपनी दोस्ती के रिश्ते को ख़त्म क्यों करूं? धीरज का जवाब सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू झिलमिला गए। श्वेता को रोते हुए देख धीरज बोला, तुम्हारे शक को दूर करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। उसने तुरंत ही जेब से अपना मोबाइल निकाला और नीरजा से उसी वक्त बात करी। हेलो नीरजा, इस वक्त तुम कहाँ हो? अपने घर मत जाओ। तुमसे मेरी वाइफ श्वेता अभी मिलने के लिए बहुत उतावली हो रही है। पार्टी में तुमसे ठीक से बातचीत नहीं हुई, इसलिए अभी मिलना चाह रही है। नीरजा ने पूछा, परंतु मिलने की इतनी इमरजेंसी क्यों है? नीरज बोला, यह तुम्हें श्वेता खुद ही बताएगी। तुम अभी मेरे घर आ जाओ। मेरे घर का पता नोट करो। उसने नीरजा को अपने घर का पता नोट करवा दिया और फ़ोन काट दिया। श्वेता को और भी अधिक गुस्सा आ गया। वह बोली, उसे इस वक्त घर क्यों बुलाया? हमारे बीच सुलह सफाई देने के लिए कोई दूसरा आए, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। धीरज फिर से मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना, तो अब उसके हाव भाव देखकर पहचानना कि वह मेरे प्यार में पागल है या फिर तुम्हारा वहम है। करीब आधे घंटे बाद नीरजा उनके घर पर आ पहुंची। उन दोनों का परिचय कराने के बाद धीरज तमाशा देखने के लिए आराम से सोफे पर बैठ गया।
श्वेता नीरजा के सामने अपना आत्मविश्वास खो रही थी। नीरजा लंबी कदकाठी और आकर्षक फिगर वाली औरत थी। उसने चिपकी हुई जींस, नीली जींस और लाल रंग की छोटी कुर्ती पहन रखी थी। देखने में बहुत मॉडर्न नजर आ रही थी। चेहरे पर नाममात्र का मेकअप था। उसने कोई ज्वेलरी भी नहीं पहन रखी थी। कलाई में बड़े डायल वाली एक घड़ी पहनी हुई थी, जो आमतौर पर पुरुष पहनते हैं। नीरजा ने सधे हुए शब्दों में पूछा, कहो श्वेता, तुम्हें मुझसे कौन सी खास बात करनी है? श्वेता घबरा कर बोली, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है? श्वेता और अधिक भूमिका नहीं बांध पाई। उसने कहा, आज पार्टी में कुछ लोगों से सुनने को मिला कि तुम्हारा और धीरज का चक्कर चल रहा है। नीरजा ठहाका लगाकर हंसने लगी। ओ रियली, व्हाट अ जोक यार। श्वेता खिंचते हुए बोली, इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? नीरजा हंसते हुए सोफे से उठी और बोली, तुम्हारी नाराजगी मैं बाद में दूर करूंगी, पहले तुम मेरे साथ किचन में आओ। मैंने पार्टी में ढंग से खाना नहीं खाया, मुझे कुछ खाना खाना है। नीरजा ने श्वेता का हाथ बड़े ही अपनेपन से पकड़ा और वह उसे किचन की तरफ ले गई। धीरज भी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गया। नीरजा का व्यवहार श्वेता की समझ से बाहर था। उसने खुद ही फ्रिज खोला और फ्रिज में रखे हुए अंडे निकालकर आमलेट बनाने की तैयारी करने लगी। श्वेता वहीं पास खड़ी उसका मुंह ताकती रह गई। आमलेट बनाते हुए नीरजा गुनगुना रही थी। रसोई का माहौल संगीतमय हो गया। श्वेता से तारीफ किए बगैर रहा नहीं गया और वह बोली, तुम बहुत अच्छा गाती हो। नीरजा हंसकर बोली, मैं तो गुणों की खान हूँ, मैं नाचती भी बहुत अच्छा हूँ, कुकिंग के भी कई कोर्स किए हैं। मेरे फ्लैट में मेरी बनाई हुई पेंटिंग देखोगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी। मेरी पेंटिंग देखने मेरे घर जरूर आना। नीरजा ने मुस्कुराते हुए श्वेता को अपने घर आने का निमंत्रण भी दे दिया। धीरज ने श्वेता को फिर से छेड़ा, देखो नीरजा के घर अकेली मत जाना। तो श्वेता बनावटी नाराजगी दिखाते हुए बोली, तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं। अब तक आमलेट बनकर तैयार हो गई। नीरजा ने आमलेट को 2 ब्रेडों के बीच में रखते हुए कहा, बहुत कम मर्द हैं जिन्हें मैं अच्छा इंसान होने के नाते दिल से इज्जत देती हूँ। तुम्हारा पति धीरज भी उनमें से एक है। हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। धीरज के साथ इसका चक्कर चलाने की मूर्खता मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि इससे मैं एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता खो दूंगी। श्वेता ने नीरजा पर कटाक्ष किया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आग और घी को पास पास रखना मूर्खतापूर्ण और खतरनाक होता है। नीरजा श्वेता के टोंट को समझ गई और वह बोली, देखो श्वेता, यूं शक करके अपने पति का और मेरा दिमाग खराब मत करो। धीरज के साथ अपनी दोस्ती को मैं बहुत खास मानती हूँ। तुम्हें हमारी दोस्ती तोड़ने की बजाय इस दोस्ती का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब मैं चलती हूँ, आमलेट में कार में बैठकर खा लूँगी। यह कहते हुए नीरजा फुर्ती से बाहर की ओर जाने लगी। उसे जाने की बहुत जल्दी थी। यह श्वेता की समझ में तब आया जब वह नीरजा को बाहर तक छोड़ने आई तो कार में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी उसका इंतजार कर रही थी। नीरजा ने कार में घुसते हुए उस लड़की के गाल पर किस किया और बोली, सॉरी स्वीटहार्ट, अब घर चलो। नीरजा ने हाथ हिलाकर धीरज और उसकी पत्नी को बाय कहा और कार स्टार्ट कर ली। श्वेता हैरान परेशान सी धीरज से बोली, वह लड़की कौन थी जो कार में बैठी थी? धीरज बोला, वह नीरजा की प्रेमिका है, और वह शरारती अंदाज में मुस्कुरा दिया। श्वेता अचंभित होकर बोली, तो क्या नीरजा इस टाइप की लड़की है जिसे लड़के नहीं लड़कियां पसंद हैं? श्वेता खिंचते हुए धीरे से बोली, आपको झिझक नहीं होती उससे मिलने जुलने में? धीरज बोला, मुझे झिझक क्यों होगी? वह दिल की अच्छी है, काम में भी बेहतरीन है, कला में निपुण है, अपने क्षेत्र में टैलेंटेड है। उसके काम की तारीफ सीनियर अफसर भी करते हैं। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जो उसे समझ नहीं सकता उससे वह दूरियां बना लेती है। मुझे इस बात से क्या लेना देना कि उसे लड़के के साथ जीवन गुजारना पसंद है या फिर किसी लड़की के साथ। यह उसका अपना फैसला है। उसका अधिकार है कि वह अपने जीवन को कैसे जीना चाहती है। श्वेता खिसियानी सी होकर बोली, आज का भटका हुआ युवा वर्ग कब क्या गुल खिला दे कुछ कहा नहीं जा सकता। श्वेता के शब्दों में युवा वर्ग की आलोचना के खास भाव थे। धीरज उसे समझाते हुए बोला, अब वक्त बदल गया है, हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। उस खास युवा वर्ग और हम में कोई फर्क नहीं है। अपनी अपनी रुचि की बात है। हमें न्यायाधीश बनकर उनकी तरफ उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। श्वेता बोली, आपने ठीक ही कहा, मैं ही मूर्ख हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मुझे अपने प्रेम पर शक के बीजों को
मुझे आपके प्रेम परसक के बीजों को अपने मन में पनपने ही नहीं देना चाहिए था। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।